इन दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जेके डिफेंस कैंपस के फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बीएसएफ ट्रेडमैन का प्रैक्टिस सेट नंबर जीके एंड जीएस का थर्ड होगा। अगर आप लोग एक और दो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि आपका नंबर इंक्रीज करवाना है मुझे, ठीक है। और आप लोगों का नंबर इंक्रीज होगा तभी जाके आप रिजल्ट शो कर पाएंगे, है ना। तो अगर आपका टारगेट है बीएसएफ ट्रेडमैन का, तो मेरे साथ डेली प्रैक्टिस सेट शाम 6 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग रेगुलर रहिएगा, ठीक है। तो अगर आपका नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है तो एक ही कारण है कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे। तो मेरे साथ प्रैक्टिस सेट लगाइए। और एक इंपॉर्टेंट खास बात है जो आप लोगों के लिए खुशखबरी हो सकता है, जो वीडियो के अंत में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जितना नंबर आ सकता है आपका कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। हालांकि आज के 25 क्वेश्चन के सेट में आपका 10 नंबर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पहले स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेटिंग हमें पाठ्यक्रम को एक विशिष्ट बिंदु पर संरेखित करने की या एक सारणीबद्ध लेटआउट बनाने की अनुमति देता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा टैब, है ना। टैब हमें देता है, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखना है। देखिए ये जो क्वेश्चन जो था ना, आपका ये समरी पढ़ने से यानी डिटेल्स आपका पढ़िएगा तभी जाके ये प्रश्न बनेगा। तो इसके लिए लूसेंट का एक आता है बुक, आप ले सकते हैं। लूसेंट आप लोग पढ़ा कीजिए, ठीक है। मैं हमेशा से आप सभी को यही बताते आया हूँ कि लूसेंट बहुत अच्छा बुक है, लूसेंट आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा बुक कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच का अंतर को दर्शाता है। तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा बजट घाटा। मैंने कहा था इकोनॉमिक्स के प्रश्न में आपको इकोनॉमिक्स का वर्ड की तरह ही याद करना है। इसे डायरेक्टली आपको वन लाइनर फॉर्मेट में मिला होगा अगर आप लोग स्पीडी पढ़े होंगे तो। बजट घाटा कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के मध्य का अंतर होता है, ठीक है। तो बजट घाटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो ऑल लाइनर फॉर्मेट का प्रश्न है, तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर लगा दिए होंगे, ठीक है। देखिए डैश वायु का प्रसारण होता है, यानी वायु का प्रसारण कब होता है, जब वायु को गर्म करते हैं, तो ठीक है। देखिए मेरे साथ आप लोग पढ़िएगा तो आपको एक फायदा होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा प्रश्न कहाँ से आता है, ठीक है, और किस तरह पढ़ने से किस तरह क्वेश्चन पकड़ में आता है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरी समय ग्राफ का ढाल डैश प्रदर्शित करता है क्या, तो चाल प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है ना, इसको थोड़ा सा आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। थोड़ा ये आउट प्रश्न दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम सॉल्व करते हैं। एक फार्मूला याद करना होगा आपको, है ना। R इक्वल टू P इंटू 1/A, ठीक है। देखिए इसमें R जो है चालक का प्रतिरोध है ना। और आपका P जो है ना, इसमें चालक पदार्थ का प्रतिरोधकता को दर्शाता है, ठीक है, ओम मीटर में, ठीक है ना। और I जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, सॉरी ये I है, 1 नहीं है। चाल की लंबाई है, चालक की लंबाई है मीटर में, ठीक है। और ए जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ए जो है चालक के क्षेत्रफल का अनुप्रस्थ काट है, ठीक है, जो कि मीटर स्क्वायर, कभी भी क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है ना, ठीक है। तो इसी को जब आप सॉल्व कीजिएगा प्रश्न को, तो मैं शॉर्ट बता देता हूँ यहाँ पे। आप जब सॉल्व कीजिएगा तो 120 गुने 8 बाई, है ना, 0.0002, जो आप इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो आपका 48, कलर चेंज कर लेता हूँ, 48 हो जाएगा, है ना। 480000 5 टाइम्स। इसको मेगावाट मेगा ऑर्डर में अगर आपको चेंज करना होगा, है ना, तो मेगा ऑर्डर में चेंज कीजिए। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, वो अलग से एक चैप्टर पढ़ना होता है। जब इसको आप चेंज कीजिएगा तो आपको 4.8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए प्रश्न कभी भी हार्ड आए तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि प्रश्न एक इंसान के लिए हार्ड नहीं आता है, हर किसी के लिए हार्ड आता है। तो प्रश्न हार्ड आए तो एक तरह से अच्छा कहिएगा, क्योंकि कटअप कम जाएगा, है ना, और सभी का लेवल एक रहेगा, सभी के लिए हार्ड होगा। इजी में आप गलत करते हैं और कटअप चल जाता है हाई, फिर कहते हैं नंबर इतना आएगा तो नौकरी कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। देखिए एक इजी प्रश्न आ गया, कह रहा है कि 1969 में कितना बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था इंदिरा गांधी के वक्त, है ना। एक जीके का प्रश्न आ गया, ठीक है। दिसंबर 2017 में, हालांकि 2017 का है, आपको पढ़ के जाना है 2020 और 2021 का। अगर 21 पढ़े तो काफ़ी है, 20 नहीं पढ़िएगा, सॉरी, है ना। यहाँ पे 21 और 22 मुझे कहना चाहिए था, 21 और 22 का पढ़ के जाना है, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि दिसंबर 2017 में आयकर विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आकलन वर्ष में 15-17 में कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत का आयकर चुकाना पड़ा था, तो 1.7 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस टीका कंपनी ने
टाइफाइड संयुक्त टीका विकसित किया और जिसने वैश्विक उपयोग के लिए वैश्विक स्वास्थ्य संगठन में पूर्व अर्हता प्राप्त की थी। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत बायोटेक ने। ठीक है ना। ये कोरोना का टीका भी बनाया है ये, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि बाल श्रम मुक्त समाज बनाने के लिए पेंसिल पोर्टल को भारत में सितंबर 2017 में लोकार्पित किया गया। ठीक है, किया गया था। तो इसका जो फुल फॉर्म है ना, देखिए PNCL, इसका पहले फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नॉन चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो यहाँ पे P का फुल फॉर्म पूछा है, तो P का प्लेटफॉर्म हो जाएगा, है ना। राइट आंसर B हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव में कार्यग्राही का डैश का पता लगाते हैं। तो ये आपका होता है स्पर्श, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पर्श, है ना। तो देखिए ये कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। मानव में कार्यग्राही डैश का पता लगाते हैं स्पर्श के द्वारा। ठीक है, इस देखिए बायोलॉजी इकोनॉमिक्स ये दोनों एक ऐसी सब्जेक्ट है ना कि इसकी लैंग्वेज को समझना, क्योंकि ये अपने लैंग्वेज में वर्ड को क्रिएट करता है, इसलिए थोड़ी टफ हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको वन लाइनर फॉर्मेट को पढ़ना है, SPD पब्लिकेशन का पढ़ना है, वन लाइनर फॉर्मेट रेलवे सामान्य अध्ययन का और लूसेंट को पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर जो लोग पढ़ा होगा प्रैक्टिस सेट में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, है ना। जो नहीं पढ़े होंगे भाई, आप अपना उम्मीद छोड़ो यार, मेहनत करो तभी जाके नौकरी होता है। ठीक है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि 3 लाख कैंडिडेट हैं। अगर इसको अगर डिवाइड कीजिएगा 8788 सीट में, है ना। तो देखिए मेरे भाई, इतने बंदे 3 लाख जो है ना, ये कैंडिडेट फिजिकल पास आउट हो चुके हैं, है ना। तो अभी तो आंकड़ा एक आदमी पे कितना होगा ये तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 3 लाख बटा अगर 2788 अगर करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। ऑलमोस्ट कैंडिडेट आपके काफ़ी ज़्यादा हैं, तो सभी को हराना है तो आपको पढ़ना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में ऊर्जा और पदार्थ का स्रोत क्या है? मनुष्य में ऊर्जा पदार्थ का स्रोत भाई भोजन है ना, भोजन खाओगे तभी तो ऊर्जा होगा। अगला प्रश्न, देखिए अखिल भारतीय सेवा, आपको बताना है कि UPSC जो होता है ना, अनुच्छेद किस में होता है, आपको बता देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये पूछ रहा है अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो अखिल भारतीय सेवाएं जो होता है ना, भारतीय प्रशासनिक सेवा हो जाएगा, भारतीय पुलिस और भारतीय वन सेवा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा सार्वजनिक पर्स के संरक्षण भी कहलाते हैं? भारत में निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक पर्स के संरक्षण भी कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियंत्रक, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कथन सही बताना है ना। तो इसको जब आप पढ़िएगा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो सही कह रहा है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नेगेटिव हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये गलत है भाई। अगला प्रश्न है क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और OH आयन देते हैं, तो ये सही है। तो ऑप्शन 1 और 3 यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कलर चेंज थोड़ा कर लेते हैं थोड़ी अच्छा लगे। अगला प्रश्न देखिएगा, ऑक्सीजन एक अणु है। ऑक्सीजन एक अणु है और देखिए ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2 होता है, हाइड्रोजन का H2 होता है। तो ये द्विपरमाणुक अणु है। आ रही बात समझ में ना? हाँ। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कि बांग्लादेश के ध्वज के बारे में बताना है। तो सबसे पहले बांग्लादेश के ध्वज जो है ना, इसको आप देखिए, कुछ इस प्रकार का बांग्लादेश का ध्वज दिखाई देता है। ठीक है ना। तो जब देखिए नज़दीकी जितने भी देश हैं उसके बारे में आपको जानना होगा। अब बांग्लादेश जो है आपका भारतीय नज़दीकी देश है और BSF की नौकरी है, तो बॉर्डर पे रहना है, तो हर देश के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो तिरंगा के बारे में पूछा तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये झंडा आप लोगों ने देख लिया, फ्लैग इसका। देखिए इसमें कह रहा है कि इनमें से इनके बीच में एक लाल वृत्त होता है, तो बात सही कह रहा है ना। और इनमें एक हरे रंग का पृष्ठभूमि होता है, सही है। और देखिएगा इनकी लंबाई चौड़ाई जो है ना 4:3 है, तो ये गलत दे रखा है। वैसे भारतीय झंडा का लंबाई चौड़ाई का अनुपात आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। अगला कह रहा है कि मध्य चक्र की त्रिज्या लंबाई का 5वां हिस्सा होता है, तो ये बात सही कह रहे हैं। हालांकि नहीं पूछा हुआ, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, बड़ी मस्त प्रश्न है। देखिए सारे पुरस्कार आपको याद करके जाना है। 64वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किस अभिनेता को दिया गया है? तो अक्षय कुमार को दिया गया है। ठीक है ना। अगला पुरस्कार अगर देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए ये वन लाइनर फॉर्मेट का इकोनॉमिक्स का प्रश्न है और आपका SPD पब्लिकेशन में दिया हुआ है।
आर्थिक नियोजन के किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की। मेरे को डायरेक्ट ही याद था ये, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये भी स्पीडी का ही है। सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है ना। तो सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कथक नृत्य से संबंधित है, ठीक है ना। ये भी आपका स्पीडी का है ये प्रश्न जो आप पढ़ने जा रहे हैं। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है ना। देखिए ये जो प्रश्न जो होता है ना, हर एग्जाम में कुछ प्रश्न इजी होता है और कुछ प्रश्न हार्ड होता है, ठीक है, कुछ मॉडरेट होता है। तो इजी वाले प्रश्न को गलती आपको नहीं करना है। देखिए ये लगातार आया ना 3 प्रश्न इजी। देखिए अब प्रश्न क्या कह रहा है कि ये भी आपका स्पीडी का ही है। मैं देखते ही इसका राइट आंसर लगा सकता हूँ। 2 समानांतर कह रहे हैं ना, तो बीच की दूरी पूछा देगा। क्या कह रहा है? 2 देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो गोरे के नाम से जाना जाता है। मेरे भाई आप स्पीडी पढ़ो, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ेगा। जिस तरह मुझे याद आ रहा है, मैं सच बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिस सेट में नहीं लगाया हूँ, फिर भी आपको लगवा रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय नहीं हुआ? देखिए ये जो प्रश्न का राइट आंसर, बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था ना, भारत लोक सेवा मंडल आयोग। इसका राइट आंसर मुझे लग रहा है अकाल आयोग का गठन। ये हंटर, देखिए हंटर आयोग तो 1982, लॉर्ड कर्जन कब था? 1905 के वक्त था ना, लॉर्ड कर्जन 1905 के वक्त था। तो देखो यार, ये अगर आपको इसमें से अगर 2 ऑप्शन मालूम है नहीं है, जैसे कि देखिए थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो गया भारत लोक सेवा मंडल के गठन के बारे में, तो ये मुझे सच बता रहा हूँ अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं इसका राइट आंसर लगा देता हूँ ऑप्शन डी। देखो मैं कैसे लगाता हूँ, इसका रीजन सुनो। बंगाल विभाजन मुझे पता था, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय था, चलो। अकाल आयोग मुझे पता था, ठीक है, ये मुझे पता है। हंटर आयोग भी पता है। देखो हंटर आयोग जो है ना 1882 में हुई थी, हंटर आयोग, ठीक है ना। तो ये शिक्षा को चेक करने के लिए, मतलब शिक्षा में सुधार करने के लिए अंग्रेजों ने ये गठन किया था हंटर आयोग को 1882 में, और लॉर्ड कर्जन का संबंध 1905 से है। तो मैं यही सोच लूँगा कि भाई ये 1882 का एक गठन दे रखा है, और लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल था 1905 के वक्त था, तो यही आंसर होना चाहिए। जबकि इसमें पूछा है नहीं, तो राइट आंसर में डी ऐसे ही लगा देता, ठीक है ना। कुछ प्रश्न याद नहीं होने के बावजूद भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम उसको छाड़ देते हैं, तो मैंने जैसे छाड़ दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये भी मैं सच बता रहा हूँ, आप जब सिलेबस को पढ़िएगा ना आपका स्पीडी का, तो देखिए ये प्रश्न आपको मिलेगा, जाके आप इस इतिहास में पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा है विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाल गवर्नर अल्बुकर का मित्र था? तो आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, देवराय द्वितीय, ठीक है ना। अगला प्रश्न, गैर कर राजस्व को डैश के कामकाज में सुधार करके बढ़ाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये आपका इकोनॉमिक्स से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना। अब देखिए इसको आंसर मिला के देखिएगा। कभी कभी जब आपको आंसर ना पता हो तो ऑप्शन को डैश वाले जगह पर रख के पढ़ के देखिएगा क्या सूट कर रहा है। गैर कर राजस्व को वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना के कामकाज में सुधार करके बढ़ाया जा सकता है। अगर आप पढ़े होंगे, एक्चुअल में अगर आप पढ़े होंगे, तो आपको सही का अंदाजा लग ही जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना भी आना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं करता है। सबसे अच्छा परिभाषित करने का एक ही अर्थ है, ये आयात और निर्यात को परिभाषित नहीं करता है मेरे भाई, है ना। बाकी सभी सही है। तो देखिए मेरे दोस्तों, आते हैं मेन मुद्दे पे। देखिए इसमें क्या है ना कि अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगा रहे हैं तो बहुत ही आप लोग का रेयर केस में आपका रिजल्ट होने वाला है मेरे दोस्तों, मैं फाइनली बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, क्या छोड़ा, कौन सा पोर्शन कंप्लीट किया, कौन सा पोर्शन रिविजन कर रहे हो, किस पोर्शन में आप लोग एकदम स्मार्ट हो गए हो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो मैं चाहता हूँ भगवान करे सभी का रिजल्ट हो और सबका अच्छा स्कोर के साथ में नौकरी हो जाए, ठीक है। मेरा तो यही मकसद है, मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन दूसरी बात क्या है ना कि मेरा एक भी फर्ज बनता है ना यहाँ पे कि अगर मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे 40+ अगर टाइम टू अकॉर्डिंग जो ऑफिशियल अनऑफिशियल जो डेट था, टेंटेटिव डेट जो निकल के आया था, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो प्लस 40 दिन ही आपके पास समय बचा हुआ है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो मुझे सोचना पड़ेगा कि आप लोगों को इतने कम समय में मैं क्या करूँ कि आप लोगों का अच्छा नंबर आ जाए और आप लोगों का रिजल्ट हो जाए,
तो देखो मेरे पास दो ही चीज़ दिख रहा है। पहला, कुछ मैं ऐसा टॉपिक्स बता दूं, कुछ ऐसा नोट्स दे दूं जिसमें आपको पढ़ने के बाद नंबर इंक्रीज हो जाए। दूसरा बात कि आप लोगों के साथ कुछ ऐसा प्रैक्टिस सेट करवा दूं, कुछ ऐसा प्रैक्टिस सेट दे दूं ताकि आपको एग्जाम में बैठने के बाद में क्वेश्चन को जब सॉल्व करो, फेस करो, तो आपको हेजिटेशन या डर या किसी चीज़ का परेशानी ना हो। टाइम टेकन या क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो भी मेंटेनेंस करना होता है आपको, वो प्रॉब्लम ना हो। तो मैं दोनों काम करने वाला हूँ। आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि मैं दोनों काम करने वाला हूँ। आज मैं ये जो आप लोग दो देख रहे हो, ये जो आप लोग दो देख रहे हो ना, ये देखो, इसमें मैंने कोई ज़्यादा प्राइस नहीं रखा है। इवन मैं बताऊँ, मेरा जो खर्च है ना, वो मेरा खर्च भी निकल जाए मेरे लिए उतना ही है। ठीक है, मैं 49 रुपये का प्राइस रखा हूँ। इसमें 5 प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें से आपको 25-25 पोर्शन का सभी सिलेबस का क्वेश्चन होगा। अब मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, मैंने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है 5 प्रैक्टिस सेट 100% सफलता की गारंटी। मैंने क्यों लिखा है इसका रीज़न मैं बताता हूँ। देखो, इसमें जो प्रश्न होगा ना मेरे भाई, इसमें जो प्रश्न होगा ना जीके का, है ना, जीके जीएस का, है ना, इसमें जो प्रश्न होगा ना मैथ का, है ना, मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, हिंदी का हो गया, जीके एंड जीएस का होगा, जो भी प्रश्न होगा आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाओ। धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस सेट बढ़ा दूंगा। अगर आप इस चीज़ को लगाते हो, इसमें मैं 100% मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं बार बार इस चीज़ को कहना चाहता हूँ, मेरी बात को नोटिस कीजिए आप लोग। अगर इस प्रैक्टिस सेट में 70+ एग्जाम में यहाँ करते हो तो मेरे से गारंटी ले लो यारो, एग्जाम में आप ना 70 नंबर ही करोगे। क्यों करोगे, इसका रीज़न बताता हूँ। देखो ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन जो सेट कर रहा हूँ ना, जो क्वेश्चन मैंने टारगेट किया था कि ये प्रश्न एकदम हूबहू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ 70 स्कोर करते हो, 80 स्कोर करते हो, तो एग्जाम में भी उतना ही करोगे। ठीक है, तो पूरे प्रैक्टिस सेट को डेडिकेशन के साथ, ठीक है, एकदम फोकस ऑन द फोकस, एकदम क्वेश्चन पे, है ना, टाइम के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो अगर आप लोग इस चीज़ में जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाओ। मंडे से मैं प्रैक्टिस सेट पर डे करने वाला हूँ। देखो इसमें मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, लिख लो सभी लोग, 95-081, है ना, 44-261, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर जिनको भी जुड़ना है, पेमेंट 49 का करो, ठीक है। ये इस पर स्क्रीनशॉट आपको सेंड करना है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, मेरा जो फ़ोन पे जो नंबर है ना, यहाँ पे लिख लो, सभी लोग ध्यान से सुनो। यहाँ पे मेरा गूगल पे का हो, है ना, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। आपको पेमेंट करना है, गूगल पे करना है, फ़ोन पे करना है, तो इस नंबर पे करना 7091021954। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है। उस पर नाम शो कर देगा जितेंद्र, ठीक है ना, तभी आपको पेमेंट करना है और इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना है, ठीक है ना। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड कर देना है। और देखिए इसमें क्या क्या फ़ायदा आपको होगा, आपको एकदम एग्जाम से रिलेटिव आपको प्रश्न मिलेगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।